गुड मॉर्निंग टू BLED फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कोठारी आयोग के बारे में जो पंचसूत्रीय सुझाव है इस बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो इसी के आगे आज हम लोग शुरू करते हैं। शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए और उसकी राष्ट्रीय नीति घोषित की जाए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाए और प्रांतीय सरकारें स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाएं। तो यहाँ पर इन्होंने एक सुझाव दिया शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव के बारे में कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए, यानी कि शिक्षा जो है उसे इस बात पर स्वीकार किया जाए कि ये एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है, शिक्षा का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर है। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जाए, यानी कि एक ऐसी घोषणा की जाए जो शिक्षा के संबंध में राष्ट्र स्तर पर हो। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार अपने स्तर पर नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाए और प्रांतीय सरकारें स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की होती है। तो इसी आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन एक्ट और प्रांतीय सरकारें स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाएं। फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सचिव के पदों पर सरकारी, गैर सरकारी, प्रांतीय शिक्षा सेवा और विश्वविद्यालयों में से योग्यतम व्यक्तियों का चयन किया जाए। इस प्रकार से जो केंद्र सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें उच्च पदों पर शिक्षा सलाहकार या शिक्षा सचिव जैसे पदों पर विश्वविद्यालय से योग्यतम व्यक्तियों का चयन किया जाए या अन्य कहीं से भी योग्यतम व्यक्तियों का चयन किया जाए, अन्य कहीं से जैसे गैर सरकारी या सरकारी या भारतीय शिक्षा सेवा, इस तरह यहाँ से भी हम योग्य व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं। ऐसा सुझाव इन्होंने दिया। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग को सुदृढ़ किया जाए। इस प्रकार का इन्होंने एक सुझाव दिया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जहां पर जो शिक्षा से संबंधित जो भी डाटा है उसका सही प्रकार से वहां पर जिसका वर्णन किया जा सके। इसके बाद भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो, यानी भारतीय शिक्षा सेवा में ऐसे लोगों का चयन किया जाए जिन्हें शिक्षण, जो टीचिंग करने का जिन्हें अनुभव हो। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE को और अधिक अधिकार दिए जाएं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को और अधिक अधिकार दिए जाने की बात इन्होंने की। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाए। NCERT यानी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाए। शिक्षा प्रशासकों और शिक्षकों के बीच स्थानांतरण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने अपना सुझाव प्रस्तुत किया है। इसके बाद इन्होंने शिक्षा के वित्त संबंधी जो सुझाव दिए हैं इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इन्होंने बताया कि 1965-66 की अपेक्षा 1985-86 में छात्रों की संख्या कम से कम दोगुनी हो जाएगी और प्रति व्यक्ति छात्र व्यय 12 रुपये के स्थान पर 54 रुपये हो जाएगा। इसलिए शिक्षा बजट में प्रति व्यक्ति वृद्धि करनी आवश्यक है। इस संबंध में इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोठारी शिक्षा आयोग जो है, कोठारी कमीशन जो है या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है, ये 1964 में इसका गठन हुआ था और इसमें जो सुझाव दिए गए हैं इसमें सुझाव आने वाले भविष्य और उस समय की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। इसलिए जो हमें ये डेटा दिखाई दे रहा है ये डेटा उस समय यानी तत्कालीन स्थितियों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उस समय यानी कि 1965-66 में प्रति छात्र व्यय जो है वो
12 रुपये आता रहा होगा। उनका एक अनुमान था कि 1985-86 में, यानी कि लगभग 20 साल बाद, जो देश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है वो दोगुनी हो जाएगी, और इसी हिसाब से जो प्रति छात्र व्यय 12 रुपये आ रहा है वो लगभग 54 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने ये एक आकलन या एक अनुमान लगाया था, और इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे जिनको कि शिक्षा के वित्त संबंधी सुझावों के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन से सुझाव दिए थे। जो है सबसे पहले इसमें दिया था, इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करे। इनका एक ही बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था कि केंद्र सरकार जो देश के लिए अपना संपूर्ण बजट प्रस्तुत करती है उसमें कम से कम शिक्षा के लिए 6% जो है वो रिजर्व होना चाहिए। उसका कुल बजट का 6% खर्चा जो है वो व्यय वो शिक्षा के लिए होना चाहिए। एक इन्होंने सुझाव ये दिया था, कुल व्यय में जो भी, कुल बजट में जितना भी व्यय हो रहा है, जितना भी खर्चा प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका 6% जो है वो शिक्षा के लिए हो। इसके बाद अगला है, राज्य सरकारें भी अपने बजटों में शिक्षा के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करें। इस प्रकार से केंद्र सरकार को बजट के लिए जो इन्होंने सुझाव दिया, इसी प्रकार से राज्य सरकारों को भी शिक्षा में और अधिक धनराशि को आवंटित करने का सुझाव दिया है। अगला बिंदु है, राज्यों में स्थानीय संस्थाओं, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का वित्तीय भार सौंपा जाए। इन्होंने कहा जो राज्यों में जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जैसे ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें हैं और जो शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएं हैं, प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी ऐसी संस्थाओं को शिक्षा हेतु देनी चाहिए, और जो वित्तीय भार है वो भी इन्हें सौंपा जाना चाहिए, ताकि ये अपने क्षेत्र के स्तर के आधार पर शिक्षा में उचित प्रकार से व्यय कर सकें। इसके बाद है, व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक धन प्राप्त किया जाए। तो इन्होंने एक सुझाव और दिया है कि शिक्षा में व्यक्तिगत स्रोत, जो व्यक्ति पर्सनली अगर कोई व्यक्ति शिक्षा में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, शिक्षा में व्यय करना चाहता है या सहायता करना चाहता है, तो ऐसे लोगों से भी सहायता प्राप्त की जानी चाहिए या धन प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद शिक्षा हेतु आय के स्रोत बढ़ाने के उपायों की खोज की जाए, इस क्षेत्र में अनुसंधान किए जाएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में और किस प्रकार से आय के स्रोत बढ़ सकते हैं और हमें किस प्रकार से अधिक सरकार को या जो शिक्षा के लिए धन प्राप्त हो सकता है, ऐसे उपायों की खोज की जानी चाहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को भी बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने, कोठारी आयोग ने शिक्षा के वित्त संबंधी सुझाव भी अपने प्रस्तुत किए हैं। तो छात्रों, आज की इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हुए आगे इसी टॉपिक पर हम फिर से इसी के आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।